हमारी मार्केट मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम बड़े ख़ास प्रोग्राम लेकर आए हैं और ये प्रोग्राम डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और ये आज जो शहर कायद में गुज़िश्ता दिनों बारिश हुई और उससे कई तबाही हुई, उससे कई मरीज़ सामने आए, मगर वफाकी और सिंध हुकूमत की जानिब से इनके लिए कोई बड़े इक़दाम तो नहीं किए गए, मगर ये डॉक्टर हज़रात अपनी ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम देते रहे 24 घंटे। और आज हम एक ऐसी जगह मौजूद हैं जो कि नॉर्थ नवाबाद ब्लॉक के है और दी 27 मेडिकल सेंटर है और यहाँ आज ये डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। इनसे मुख्तलिफ किस्म की बातें होंगी कि मरीजों के हवाले से भी होंगी। और मेडिकल सेंटर है जिसका इब्तिदा तकरीबन 4 सितंबर को होने जा रहा है और ये मेडिकल सेंटर नॉर्थ नंबर का एक खूबसूरत तरीन मेडिकल सेंटर होगा क्योंकि यहाँ इमरजेंसी वार्ड भी है और फौरी तौर पर जहाँ मरीजों को तिब्बी इमदाद भी दी जाएगी। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर नासिर साहब मौजूद हैं और उनसे ही हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं क्योंकि ये मेडिकल सेंटर जो है वो 4 सितंबर को इब्तिदा होना चाहिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब ये दी मेडिकल सेंटर है 24/7 दी क्लिनिक जो है 24/7 जो इसका नाम है, तो आप क्या समझते हो कि यहाँ पर क्या फैसिलिटी दी जाएगी? और अभी तो इसका इफ्तिदा होने जा रहा है और बड़ा साफ सुथरा माहौल है, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा इस दौरान यहाँ लोग बहुत परेशान रहे हैं मेडिकल के हवाले से और ये आबादी इतनी कंजेस्टेड है कि यहाँ एक आध मेडिकल सेंटर होना चाहिए था। तो इसी को तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने ये इसका क़याम अमल में लाया ताकि लोगों को फैसिलिटीज़ हम पहुँचा सकें हम लोग। तो यहाँ खालिसतन OPD नहीं होगी, यहाँ कंसल्टेंट भी बैठेंगे जो मेरे बराबर दोनों तरफ दो कंसल्टेंट बैठे हुए हैं 4। तो मतलब ये क्लिनिक में माहिर डॉक्टर की भी निगरानी होगी? जी बिल्कुल, यहाँ ये क्लिनिक माहिर डॉक्टर की निगरानी में नहीं चलेगा। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन देखूंगा, पेशेंट भी देखूंगा, लेकिन ज़्यादातर जो होगा इन जितने हमारे यहाँ माहिरीन बैठे हुए हैं स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट, इन्हीं की निगरानी में होगा ये हॉस्पिटल। अच्छा, हमारा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अभी कुछ कोरोना वायरस की एक वबा फैली और बड़ी तेजी से दुनिया के अंदर कई अफराद जान की बाजी भी हार गए, तो उसके हवाले से एक आपका कॉलम आया था मुख्तलिफ अखबारात में। जी। तो उसमें आपने कोरोना के हवाले से कुछ तदाबीर दी थी, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी तरफ नजर डाली या बैनुल अक़वामी सतह पर जो गैर मुल्की डॉक्टर उन्हीं के ऊपर नजर रहती है? नहीं, बात यह है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वहीं इनकी निगाह थी। अब देखिए ना, हमारे यहाँ डॉक्टर ताहिर शमशी ने एक इलाज दिया, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, हमें फख्र है इस बात पे कि पाकिस्तान रोशन हुआ उनके जरिए। इसी तरह मैंने इलाज उसके बारे में लिखा था कि इसका इलाज बड़ा सस्ता पाकिस्तान के लिहाज से होना चाहिए और मैंने उसमें बाकायदा लिखा कि जब ट्रम्प कहते हैं कि क्लोरोक्विन इस्तेमाल होनी चाहिए आप फ़ौरन कर लेते हैं इस्तेमाल, जबकि वहीं की FDA ने मना किया कि अप्रूव नहीं है, इसको इस्तेमाल ना करें। मैंने सिर्फ ये कहा था उसमें कि इसकी ट्रायल करने, क्लिनिकल ट्रायल हो जाए, अगर अप्रूव हो जाए तो बिल्कुल नहीं, ये बहुत सस्ता इलाज है हमारे इस पाकिस्तान के लिए, फिर वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड के जो बेचारे गरीब लोग हैं उनके काम आएगा। मैंने सब जगह भेजा उनको, ऐसा नहीं गुजरात को भी बहुत सी जगह भेजा, लेकिन उसका कोई मुझे वो नहीं मिला रिजल्ट। ड्रेक को भी दिया मैंने आप ट्रायल करें, मैंने ले अगर नेशनल अस्पताल को भी भेजा, सिविल को भी भेजा, लेकिन बहरहाल ये कि उनका एक मामला है। सब दी क्लिनिक 24/7 मेडिकल सेंटर का क़याम होने जा रहा है, इतना तकरीब भी होने जा रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ हम अभी 4 तारीख को जो इफ्तिताह कर रहे हैं उसमें हम फ्री मेडिकल कैंप लगाएंगे 3 से लेकर 7 बजे तक का। उसमें बिल्कुल फ्री फैसिलिटीज़ देंगे, तमाम पेशेंट को फ्री देखेंगे, यहाँ जो टेस्ट होंगे वो भी फ्री होंगे और माशाल्लाह हमने लैब भी कायम किए, यहाँ वो भी होगा और तमाम मेडिसिन भी जो कुछ हो सकेगा वो प्रोवाइड करेंगे ताकि लोगों को ये पता लग सके यहाँ फैसिलिटीज़ कितनी है। हमारे साथ डॉक्टर उम्मे कुलसुम साहिबा भी मौजूद हैं और यकीन तौर पर ये भी एक माहिर डॉक्टर्स हैं और ये भी अपने पेशेंट को देखती होंगी और फिर बहुत सी बीमारियाँ हैं उनके मुतालिक भी है। तो आज पाकिस्तान में बड़ी मुख्तलिफ वबा फैली भी है, जैसे कोरोना वायरस हुआ, इसके अलावा भी बरसात हुई है और उसमें कई बीमारी भी लाक हुई। तो हम डॉक्टर कुलसुम साहिबा की तरफ चलते हैं और कुछ उनसे भी सवालात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आपने देखा कि अभी बारिश का मौसम चला, अभी महकमा मौसमियात बार बार ये ऐलान कर रही है कि कुछ वबा और मरीज फैलेगी और कई मरीज सामने आ रहे हैं, जिससे पानी के हवाले से, तो आप क्या कहेंगे? पानी के हवाले से आप पूछ रहे हैं तो पानी तो तैसे बात है, जिस तरह की अब बारिशें हुई हैं वो है तो बहुत डर्टी वाटर इस वक्त, लेकिन पेशेंट को हम काउंसलिंग ज़रूर करते हैं, उसको डाइट के बारे में बताते हैं, स्पेशली पानी के बारे में तो बताते ही हैं क्योंकि पानी के थ्रू ही बहुत सारी बीमारियाँ जो आजकल चल रही है, डायरिया भी कॉमन चल रहा है, थ्रोट शॉट चल रहा है इस वक्त। तो ये चीज़ें हमारा ही फर्ज होता है, हमारी ही ड्यूटी है कि हम पेशेंट की जो है काउंसलिंग जरूरी है। अच्छा, ये दी क्लिनिक 24/7 जी जिसका इब्तिदा भी होने जा रहा है और बहुत खूबसूरत साफ सुथरा माहौल देखा है, यहाँ इमरजेंसी भी के लिए भी वार्ड बनाए गए हैं, लेबोरेटरीज भी बनाए गए, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप?
دیکھیں جو ایک سینٹر یہ میرے ساتھ جتنے بھی میرے ساتھی ہیں وہ کریم آف کراچی ہے, ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے کریم آف کراچی جہاں آئی ہے تو یقیناً وہ چیزیں لے کر آئی ہے ساتھ میں جو پیشنٹ کو جو ہے انٹر ہونے کے بعد باہر نہ جانا پڑے. تو یہ ضروری چیزیں ہیں, اس کے اندر لیبارٹری بھی ہے, آپ کی ایمرجنسی بھی ہے, آپ کی ہر جو چیزیں ہیں, میڈیسن ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے پیشنٹ کو اسی وقت یہاں پرووائڈ ہو. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لیبارٹریز کا قیام ہو رہا ہے اور اس میں یقینی طور پر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ کبھی ان کا بھی ہاتھ ہے, تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل, ایسی بات ہے, ایک سینٹر ہم نے کوالیفائڈ, جب ڈاکٹر بھی کوالیفائڈ ہے سارے تو لیبارٹری بھی تو ہم کوالیفائڈ ہی رکھیں گے نا. اور آپ یہ کہہ رہے کہ یہ ایمرجنسی وارڈ بھی قائم کر دیا گیا ہے, اگر خدا نہ خاصہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور یہاں مریض آتے تو ان کے لیے کیا آپ دیکھیں کنسلٹنٹ لیول تک تو ظاہر سی بات ہے ہمیں آن کال بھی ہم ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو ہمیں بلا لیا جائے گا, جو بھی جس کا بھی پیشنٹ ہوگا ایمبولینس پرووائڈ ہوگی. اگر ہمیں کسی بگ سینٹر کو اس کو بھیجنا ہے تو ایسی فیسلٹیز بھی ہمارے یہاں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو پیشنٹ کے لیے جو یہ سینٹر آپ چھوٹا سا جو سمجھ رہے ہیں شاید, لیکن کام بڑے بڑے ہوں گے یہاں. میرے ساتھ اس وقت خالد محمود صاحب بھی موجود ہیں اور یہ ڈاکٹرز ہیں اور یقینی طور پر یہ اسکین کے جو کہا جاتا ہے کہ بڑے ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا کہ ابھی برساتیں ہوئی ہیں اور یقینی طور پر اسکین کے حوالے سے آپ کا ایک بڑا جو ہے تجربہ ہے بحیثیت ڈاکٹر, تو آپ کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں بحیثیت ایک ڈاکٹر کے بھی اور بحیثیت ڈرمیٹولوجسٹ کے بھی, تو جس طرح کا بارش کے بعد ہمارے یہاں موسم ہوا, ظاہر اس میں پانی کا اخراج بہت زیادہ ہوا, پانی کھڑا بھی رہا, تو جنرل جو ڈیزیز تھیں وہ تو ظاہر کافی ہوئیں, جیسے کہ ڈائریا ہے, ٹائیفائڈ ہے, ملیریا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میرا اسکن کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے تو اسکن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اسکن کی الرجی, اچھا ایسے دانے جو کہ یوزول دوائیوں سے ٹھیک ہی نہیں ہو رہے, مطلب اس کے لیے ہمیں اسپیشل اینٹی بایوٹک دینی ہوتی ہے, اسپیشل کیئر کرنا ہوتا ہے, تب جا کے وہ پیشنٹ ٹھیک ہو رہے ہیں. تو ہمارے پاس بہت دور دراز سے بھی لوگ آئے, تو اس میں یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ یہ 3-4 چیزیں بہت کامن آئی نا, اسکن انفیکشن, وونڈز, الرجی, اسکیبیز, یہ چیزیں. اچھا اس میڈیکل کالج یا وفاقی حکومت کی طرف سے کچھ دوائیوں میں آپ کو ریلیف دیا گیا؟ جی وفاقی حکومت کی طرف سے تو ظاہر ہے ہمیں کچھ نہیں, یہ سب کام ہم لوگ اپنے طور پہ ہی کر رہے ہیں زیادہ تر. اس میں کچھ این جی اوز بھی ہوتی ہیں, کچھ مخیر حضرات بھی ہوتے ہیں, کچھ ڈاکٹرز کا اپنے پاس بھی مطلب اس کا سمجھ لیں کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز والوں سے کچھ تعاون ہوتا ہے, تو وہ ظاہر جو پور پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. کوئی مسائل آتے ہیں آپ کے لیے, کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ سر مسائل تو یہ ہے کہ ڈاکٹروں کے تو بہت مسائل پیدا ہوئے, بیچ میں کرونا وائرس بھی آیا ہوا تھا, پھر اس کے بعد یہ گرمی, ہبس اور اب بارشیں آ گئیں, تو اب ڈاکٹروں کا ایسی ہے کہ وہ ایسینشیل ڈیوٹی ہے, وہ تو کرنا ہی ہوتی ہے, مطلب کیسا بھی حالات ہو, کیسا بھی ماحول ہو, ہم لوگوں نے تو ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے نا, جسٹ لائک آرمی ہے, مطلب ہمارا تو آف نہیں ہوتا, ہمیں صبح بارش رات ہمیں تو اپنی ڈیوٹی پہ پہنچنا ہوتا ہے. تو ظاہر اس کے لیے ہمارے لیے بہت سے مسائل تھے کہ روڈ ٹھیک نہیں ہے, پانی کھڑا ہوا ہے, کورونا وائرس سے ہمارے پاس کٹس نہیں ہے, ماسک کا مسئلہ ہے. اکثر ہم لوگوں نے صرف مطلب جو اس کے ایس او پیز تھیں جیسے کہ سوشل ڈسٹینس ہے, اب ظاہر پیشنٹ سے تو آپ سوشل ڈسٹینس نہیں کریں گے. اب بہت سارے پیشنٹ نے بتایا, ڈاکٹروں نے بہت ساروں نے ان کو دیکھا ہی نہیں, بس دور سے بول دیا کہ یار یہ تو اس میں یہ ہے, تو ہم لوگ یہ بیہیویئر اگر کریں گے تو پیشنٹ بھی ناراض ہوتے ہیں نا. تو ہماری تو کوشش تھی کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سیف رکھ کے پیشنٹ کو ٹو دی بیسٹ مطلب ہم. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے پیشے کے حوالے سے پاکستان کے علاوہ غیر ملک میں بھی جا کے کچھ اپنے فرائض انجام دیے؟ جی بالکل, مطلب میں نے جو ڈپلوما کیا لندن سے کیا, اور وہاں پہ اور یہاں میں تو ظاہر زمین آسمان کا فرق ہے نا. تو لیکن یہ کہ میڈیکل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو ڈاکٹرس ہیں وہ ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں, مطلب بلکہ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں اور انگلینڈ میں جتنے بھی باہر, ایون سعودی عرب میں پاکستانی ڈاکٹر ہی کام کر رہے ہیں, اور ان کی قابلیت یا ان کا ایکسپیرینس یا ان کی جو کلینکل آبزرویشن ہے وہ وہاں کے لوگوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے وہ پاکستانی غیر ملک پاکستانی ڈاکٹرز ہیں. بالکل, اور ان کی صلاحیت صلاحیت بہت اچھی ہے, وہاں پہ سمجھو نمبر 1 کیٹیگری میں آتا ہے. اچھا, ہمارے ساتھ ڈاکٹر کلثوم صاحبہ سے ایک بار پھر ہم پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے بھی یقین طور پہ غیر ملک میں جا کے اپنے فرائض انجام دیے ہوں گے یا پاکستان میں رہ گئے, تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز یقین وہ ڈگری آپ پاکستان سے لی ہوئی ہے, غیر ملک میں بھی جا کے لی ہوگی, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے ڈگری تو میں نے بہرحال اپنے پاکستان سے لی, اس پہ فخر بھی ہے مجھے. اسی فخر کی وجہ سے میں کینیڈا بھی گئی, اپنا میں نے الٹرا ساؤنڈ جو اپنا کینیڈا سے کمپلیٹ کیا اور فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی کیا تھا میں نے. اور جو میں نے جو ڈی جو کیا میں نے رشیا سے کیا ہے, اور رشیا ہے فرق دونوں ملکوں میں,
लेकिन जो मोहब्बत, जो खुलूस, जो रेस्पेक्ट मुझे अपने मुल्क में मिली है ना, वो मुझे कहीं नहीं मिली। हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने 18 साल अमेरिका में, यकीनी तौर पे अमेरिका में रह के अपने डॉक्टरी पढ़ाई अंजाम दिए और इनके भी यकीनी तौर पर बड़ी खिदमत है। और हमारे साथ डॉक्टर मुनीर फासला साहब मौजूद हैं और उन्होंने अमेरिका में अपनी डॉक्टरी पढ़ाई अंजाम दिए, पाकिस्तान से गए और उसके बाद फिर वापस पाकिस्तान आए और यहाँ अपने पढ़ाई। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपने 18 साल अमेरिका में रहे और अमेरिका में यकीनी तौर पे वहाँ अपने डॉक्टरी पढ़ाई अंजाम दिए और उसके बाद वापस पाकिस्तान आए। एक कोरोना वायरस दुनिया के कोने कोने तक फैला, लाखों अफराद जान की बाजी हार गए। तो पाकिस्तान में तो कम मगर अमेरिका में कोरोना के वायरस के मरीज ज़्यादा पाए गए। तो आपने वहाँ क्या देखा और किस तरीके से आपने वहाँ, कुछ मरीज भी आपके पास आए होंगे? अमेरिका में कोरोना की वजह से बहुत तबाही हुई, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के अंदर तो डॉक्टर्स और नर्सिस रो रहे थे क्योंकि ओवरवेल्म्ड हो गए थे, इतना वो दिन रात काम करना पड़ रहा था। और यहाँ तक कि इनके लिए, डॉक्टर्स के लिए भी मास्क शॉर्ट हो गए थे, तो बहुत इमरजेंसी सूरत हाल थी। वेंटिलेटर शॉर्ट थे, बड़ी अमवात हुई और उसमें जो अमवात ज़्यादातर हुई अक़लियतों में हुई, कालों में। हालांकि आप देखें तो 20% न्यूयॉर्क की आबादी काली है, लेकिन कोरोना से अफेक्टेड होने वाले आधे काले थे और मरने वालों में 70% काले थे। एक सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन भी है, डेप्रीवेशन है दुनिया में, जो बड़ी ग्लैरिंगली सामने आई। हालांकि चाइना ने इसको पहले बता दिया था, लेकिन ये कि इसको इन्होंने फिर बहुत आदमी अभी तक तो अफेक्टिव मैनेज कर लिया है, तो अभी अपने क्लिनिकल बना ली, लेकिन वहाँ की आवाम भी ताउन नहीं करती है। बहुत सारे लोग जो है कोरोना पार्टीज करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की वबा है? पाकिस्तान तो में है। आप क्या समझते हैं कि एसओपीज के हवाले से हमें क्या ख्याल करना चाहिए? एक तो देखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, सारे यूनिवर्सल प्रिकॉशंस रखने चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। अगर दोनों तरफ से मास्क पहने तो ये साबित हो चुका है कि 10 टाइम्स जो है ना ट्रांसमिशन कम हो जाती है, 10 टाइम्स। और इसके अलावा मास्क की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब KN95 आ रहा है, N95 है, N95 की जो हम लोग को प्रोडक्शन खुद भी करनी चाहिए। अच्छा, ये आप जहाँ बैठे हैं, ये दी 24 क्लिनिक का आगाज यानी इब्तदाई तकरीबन 4 सितंबर को होने जा रही है। ये बड़ा साफ सुथरा माहौल है, यहाँ लेबोरेटरी भी की है, इमरजेंसी वार्ड भी तैयार किया। इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा बना है, मैंने इनको पहले ही आती बहुत मुबारकबादी दी। स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया है, इमरजेंसी रूम अच्छा बनाया है जो कि बहुत कम क्लिनिक्स में होता है। ये बहुत एक अच्छा अर्जेंट केयर सेंटर के तौर पे भी काम कर सकता है। और अर्जेंट केयर सेंटर हमारे एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे ज़्यादा लोगों में, तो ये बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। मैंने इनको सारा मशवरा दिया किस तरह क्रैश कार्ड अरेंज होगी, ये सब होगा, ट्रायज किस तरह होगा, किस तरह मरीज़ को लिया जाएगा, किस तरह इसको एड्रेस किया जाएगा। उसमें भी कैटेगरीज होती है, तो वो इसको पूरा एक मुसलसल रवाबित से काम किया जाएगा। डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब अस्सलाम वालेकुम, कि आज आप यहाँ बैठे हैं, ये दी 24/7 मेडिकल सेंटर नॉर्थ नाथाबाद के ब्लॉक में, इसके 4 तारीख को इब्तिदा और बड़ा खूबसूरत बनाया गया। यहाँ इमरजेंसी वार्ड भी तैयार किए गए हैं, यहाँ माहिर डॉक्टर्स भी होंगे, लेबोरेटरीज भी होंगी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँ कि जैसे कोरोना के हवाले से काफ़ी बातें हुई, तो हम सब कोरोना के टेस्टेड हैं और नेगेटिव हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा SOPs का एक जो तनकीदी जहन होता है, तो मैं सामीन को पहले से बता दूं कि वी आर ऑलरेडी टेस्टेड और इस वजह से हमने थोड़ा सा अपने डिस्टेंस कम कर लिए हैं। दूसरा, जैसे कि मेरी फील्ड डायबिटीज़ और कार्डियोलॉजी से रिलेटेड है, पिछले दिनों और बहुत कॉमन ये बीमारियां हैं कि जिस शुगर और दिल के अमराज और बहुत तेज़ी के साथ, ख़ास तौर पर इसमें जो उम्र की एक हद थी उसमें बड़ी तेज़ी के साथ कमी आ रही है। पहले इसको बूढ़ों की बीमारी समझते थे कि सिर्फ ओल्ड एज में 50-60 से पहले नहीं हो सकती, लेकिन अब 30s में अटैक होना, 30s में डायबिटीज़ टाइप 2 होना बहुत कॉमन हो चुका है। कोरोना ने उस पर भी धुन डाल दी थी, लोग अपने दिल के अमराज को भूल गए थे, लोग अपने शुगर के मसाइल को भूल गए थे और कोरोना की वजह से भी घर में दब कर बैठ गए थे। अब वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ सामने आ रहे हैं, यानी लोगों के अंदर एक खौफ, ये भी सबसे पहले मैं अस्पताल यहाँ के बारे में बात करूँ, लोगों के अंदर ये खौफ अस्पतालों का मौजूद है, तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा खुदा इस खौफ से बाहर आ जाएं
کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, اسپتال میں نہیں جانا, وہ کورونا میں ڈال دیں گے. تو اس قسم کی کوئی بات نہیں, اور کسی اسپتال میں نہیں ہے. تو خدا را اس خوف سے باہر آئیں کہ کورونا میں زبردستی ڈال دیں گے. کورونا ایک بیماری تھی جس کو ہوگی, اس کو یقیناً ڈائگنوز کر کے ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. لیکن بہرحال اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی مریض کہیں آئے گا اسے کورونا میں ڈال دیا جائے گا. ایسا نہ پہلے ہوا نہ انشاءاللہ آگے ہوگا. تو اس خوف سے انہیں باہر نکلنا چاہیے. ایک پیغام تو میں یہ دینا چاہوں گا. دوسری بات, جیسے کہ آپ نے کہا کہ صاف ستھرا ماحول ہے, تو صاف ستھرا ماحول ہونے کے لیے, کوئی صاف ستھرا بنانے کے لیے کوئی فرشتے نہیں آتے. صرف جو آدمی اپوائنٹ کیا جاتا ہے وہ گھوسٹ نہیں ہوتا, وہ اپنا کام کرتا ہے. تو کیونکہ ایک ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے پرائیویٹ سیٹ اپ میں, وہ ایڈمنسٹریشن اس سے کام لیتی ہے, تو صاف ستھرا ماحول ہو جاتا ہے. ایسی ایڈمنسٹریشن اگر سرکاری اداروں میں ہو جائے, یہ معاملات ہو جائیں, تو انشاءاللہ وہاں بھی صاف ستھرا ماحول ہوگا, اور اس سے کہیں زیادہ اس کا بجٹ اس میں موجود ہوتا ہے. تو صاف ستھرائی جو ہے, اور اسپتال میں اگر نہیں ہوگی تو ہم کیسے جو ہے اس کو ایک رول ماڈل یا ایک چیز پیش کر سکیں گے. دیگر جو میری اپنی ڈائبٹیز اور کارڈیولوجی کے حوالے سے ہے معاملہ, آپ نے برسات کا بھی ذکر کیا, تو بظاہر تو ایسا نہیں لگتا کہ شوگر کا اور دل کا اس برسات سے کوئی تعلق ہے. لیکن جیسے اسکن کے اسپیشلسٹ موجود ہیں یہاں پر, ڈائبٹک فٹ, شوگر میں پیروں کے زخموں کا ابھرنا یا زخموں کا ہو جانا, وہ اس پانی میں بہت تیزی کے ساتھ اس کے امکانات موجود ہیں. تو خاص طور پر جو ڈائبٹکس پیشنٹ ہیں انہیں میں ضرور یہ درخواست کروں گا, ان دنوں اپنے پیروں کا شدید خیال رکھیں. ذرا سی پیروں میں گندگی ہوتی ہے, ذرا سی معاملات خراب ہوتے ہیں, تو اس سے زخموں کو زخم جو ہے ابھر کر سامنے آتے ہیں. اور شوگر میں پیروں کے زخموں کا علاج کرنا انتہائی مشکل مسئلہ ہوتا ہے, بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ ایک چیزیں ہیں. اور دیگر جو کارڈیولوجی کے حوالے, جس طرح سے اب ینگ جنریشن کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ بہت ینگس, میں نے پچھلے دنوں 13 ایئرس کے 13 سال کے ایک لڑکے میں شوگر ڈائگنوز کی. وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. وہ ڈائبٹیز جو 40 سال سے پہلے جس کا تصور نہیں تھا کہ ہو سکتی ہے, وہ 13 ایئرس کے لڑکے میں ابھی میں نے ڈائگنوز کی ہے. اچھا, وجہ سب سے ایک فیملی ہسٹری تھی, لیکن کولڈ ڈرنکس کا استعمال اور فاسٹ فوڈ کا استعمال اتنا زیادہ تھا کہ جب تک وہ ماں بھی اسے نہ کھلا دے, بھائی بھی اسے نہ کھلا دے, والدین بھی اسے نہ کھلا دیں, انہیں چین نہیں آتا تھا کہ یہ تو اس کے کھانا ہی کھانا ہے. اور وہ بچہ اس وقت ضد کر رہا تھا کہ میں اگر دوا بھی لوں گا تو یہ چیزیں نہیں چھوڑوں گا. تو ہمیں اپنی قوم کو یہ پیغام دینا ہے کہ ظاہر موسم خراب ہے, دوسری چیزیں, لیکن اس وقت جو مسئلہ ایٹنگ کے حوالے سے, فوڈس کے حوالے سے پرابلم آ رہی ہے, اور خاص طور اس شعبے میں ڈائبٹیز کارڈیولوجی ایک شعبہ نہیں ہے, یہ محتاجگی ہے زندگی کی, یہ زندگی کا محتاج ہونا ہے. یہ کوئی ایسی بیماری نہیں کہ اس کی چھوٹی سی علامت ہے اور اس کو انسان دوا کھا کے اپنے آپ کو مینیج کر لیتا ہے. یہ پورے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے, پورے خاندان اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو اپنے کھانے پینے کے جو ہمارے عادات جو بن گئی ہیں, ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. ہم جس طریقے سے گھروں میں کھانا پینا بھی اتنا ہو گیا کہ اس میں چکنائی اس طرح سے نظر آ رہی ہوتی ہے جیسے کوئی نہریں بہہ رہی ہیں چکنائی کی. تو یہ کھانا پینا, یہ چیزیں ہمیں ٹھیک کرنا ہوں گی, ورنہ آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم بہت پہلے جو ہے وہ ان امراض کا شکار کر دیں گے. اور ظاہر ہے کہ اور یہ چیزیں پہلے ایک مسئلہ یہ ہوتا تھا شوگر دل کے حوالے سے کہ ایک لوگ کہتے تھے کہ جناب شوگر دل یہ بڑے لوگوں کے مسئلے ہیں, کھاتے پیتے لوگوں کے مسئلے ہیں. آج غریب عوام جو ہے وہ بھی انہیں فرینچ فرائز کے نام سے اور جو اس قسم ہر چیزیں اویلیبل ہیں, اور جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی ظاہر ان کا فاسٹ فوڈ کے نام سے چیزیں موجود ہیں. تو اس چیز میں ہم جسے کہتے ہیں لائف اسٹائل موڈیفیکیشن, تو یہ ایک میرا پیغام ہوگا لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کے. اپنی نئی جنریشن میں ماؤں کو بھی ایک پیغام دوں گا کہ آج بچہ رونے لگتا ہے, ماں اسے 10 روپے دے کے جاؤ, کچھ کوئی چیز لے کر آ جاؤ. اس سے بہتر ہے کہ بچوں کو گھر میں اچھی چیزیں خود بنا کر کھلائیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر نصیر الدین صاحب موجود تھے, انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی تھی. اور ایک بار پھر ہم چلتے ہیں ڈاکٹر منیر فارسوالہ کے صاحب, اور ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنا ایک تعارف نہیں کرایا, کہ مطلب تعارف ان کا ایک بڑا زبردست ہونا چاہیے کیونکہ ایک ڈاکٹر ہیں. So my name is Dr. Munir Hussain Faswala. I graduated from Sindh Medical College 81 and we are fellows together, Dr. Nasir. پھر I started my career from Iran. میں فل فارسی بولتا ہوں. پھر میں نے پاکستان میں آ کے امتحان پاس کیے, FCPS پارٹ 1, PLO, FMGM. پھر انگلینڈ گیا, FRCS پارٹ 1 کیا آئی میں. پھر I was doing I in Edinburgh. پھر اس کے بعد US چلا گیا. US میں I did internal medicine, نیو یارک, بوتھ میموریل ہاسپٹل, کوئنس, فلشنگ کوئنس. تو میں ڈپلومیٹ ہوں امریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن, ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف جیریاٹرکس, فیلو امریکن بورڈ آف ڈسیبلٹیز, اور ہیمیٹولوجی آنکولوجی کی تھی. یہ سلون میموریل کیٹرنگ ہاسپٹل ہے, یہ اقوام متحدہ کا دفتر ہے مینہٹن میں.
UNO का बिल्डिंग है, उसी के करीब ही 2nd स्ट्रीट पे ये है। अच्छा, वहाँ तो आपने सब कुछ फराइज अंजाम, तो पाकिस्तान में किन हॉस्पिटल में आपने फराइज अंजाम दिए? जी हाँ, मैं जब आया था तो मैं बकाई का चीफ था मेडिसिन सर्जरी का, तो बकाई साहब ने फिर मुझे चीफ बना दिया था और फिर मैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल से, बहुत सारे हॉस्पिटल से एफिलेटेड रहा हूँ, तो ये सारे जगह पे मैं काम करता रहा हूँ। यहाँ पे बड़ी सख्त ज़रूरत है इस किस्म की, ख़ास तौर पे जो है ना जीरियाट्रिक्स के शोबे में। मैं जीरियाट्रिशियन हूँ, यानी बड़े बूढ़ों का डॉक्टर, स्पेशलिस्ट फॉर द सीनियर सिटीजन्स। तो ये एक बहुत बड़ा शोबा है, एंड आई वॉज द फर्स्ट जीरियाट्रिशियन ऑफ पाकिस्तान, इन पाकिस्तान कहने का मतलब। तो ये मैंने माउंट साइनाई से किया था, न्यूयॉर्क से, दुनिया के बड़ी प्रेस्टिजियस इदारों में शुमार होता है ये। तो ये एक बहुत ही मुनफरिद फील्ड है और बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ बड़ी एजिंग पॉपुलेशन है। अभी तो वी हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, वी एंड द अफगानिस्तानी पीपल। सो हमारी बहुत ही नौजवान नस्ल, सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है। हमारे साथ डॉक्टर खालिद जमील साहब भी मौजूद हैं और यकीनी तौर पर उनसे भी बड़ी मेडिकल के हवाले से बातचीत होगी। पहले वो हमें अपना तारुफ कराएंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ और किस तरीके से मेडिकल के हवाले से खिदमत अंजाम दी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। My name is Dr. Khalid Jamil. I am basically chest specialist and environmentalist. I have done my MS from Karachi University, MBBS from Dow Medical College. अच्छा डॉक्टर साहब, चेस्ट के हवाले से आप क्या देखेंगे, क्या मतलब चेस्ट के हवाले से ये कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था फ्रॉम JPMC और ओजा सेनेटोरियम, DTCD डिप्लोमे का नाम है, वो मैंने कोर्स किया था। आई ज्वाइन डॉट्स प्रोग्राम, जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी होती है कि पेशेंट को बुलाते हैं और उसके सामने अपने सामने पेशेंट को मेडिसिन देते हैं ताकि मेडिसिन वो खाता रहे और उसमें रेजिस्टेंस वगैरह डेवलप ना हो। ये कोरोना ने सबसे ज़्यादा जो तंग किया था, वो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आए चेस्ट के डॉक्टर, क्योंकि चेस्ट के अंदर ही वो जब उसको नमूनिया हो जाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, वेंट पे लेके आते हैं उसको, ऑक्सीजन उसकी कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उसकी हो जाती है, हाइपर कैप्निया हो जाता है। तो चेस्ट मेडिसिन के जो डॉक्टर थे लाइक में, वो हम वेरी वेरी प्रोन टू डेवलप दिस डिजीज़, कि हम ही जा सकते थे। दूसरे जो फील्ड हैं ऑफ कोर्स वो भी डॉक्टर हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो कहते हैं जो ओपन बैट्समैन जो होते हैं, ओपनर हमें कि हमें आके दिखाएगा वो, उसको हम ये नहीं कह सकते थे कि भाई 6 फीट का फासला रखो, वहाँ से बात करो हमसे। वो तो ज़ाहिर चेस्ट स्ट्रोथ उसको भी इतना छोटा होता है तो उसको 1 फीट से ही उसको देखना है या 1.5 फीट से ही देखना है उसको। उसके अलावा मैंने WHO में, यूनिसेफ में काम किया है। आई ज्वाइन एज ए मेडिकल ऑफिसर in WHO and UNICEF, and I have done a lot of work on polio. अच्छा डॉक्टर साहब, अभी पोलियो की मुहिम भी चल रही है जी। तो पोलियो को बचाव के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए? पोलियो का फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसकी 0 एज होती है, उस वक्त से उसको ना पोलियो को ड्रॉप डालना शुरू कर देते हैं। फिर तमाम जो वैक्सीनेशन होती है उसके साथ पोलियो को ड्रॉप पिलाते रहते हैं। फिर मुख्तलिफ डेज मनाते हैं, पोलियो डेज आते रहते हैं, NIDs आते रहते हैं, पोलियो डेज मनाते जाते हैं। तो वो इतनी कम से कम अगर 10 दफ़ा भी पोलियो के उसको ड्रॉप दे दिए जाएँ तो वो फिर ये होता है कि वो उसको पोलियो से बचत हो जाती है उसकी। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि कुछ लोग नहीं पिलाते हैं, या कुछ ऐसे एरिया के जो लोग नहीं पिलाते हैं, कहते हैं भाई हम नहीं पिलाते उसको। तो पोलियो में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी केसेस कम हो गए। जब मैंने ज्वाइन किया था तो 3000 केसेस थे पोलियो से इफेक्टेड। अब आहिस्ता 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 काफ़ी कम हो गए, लेकिन अभी पिछले कोरोना के ज़माने में पोलियो के मुहिम नहीं चल रही थी हमारी, तो इसलिए थोड़ा सा वो हो गया। लेकिन स्टिल जो है ना पोलियो कंट्रोल है, और पोलियो में कोई डेथ नहीं होती, बल्कि जो बच्चा लड़का या लड़की होता है वो अपाहिज हो जाता है, यानी उसको फालिज हो जाता है एक किस्म का। तो इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? वैक्सीनेशन स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग, एट बर्थ से जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको BCG लगाते हैं, साथ साथ पोलियो के कतरे पिलाते हैं, फिर DPT देते हैं, फिर पोलियो के कतरे पिलाते हैं, फिर हेपेटाइटिस B, C के इंजेक्शन लगते हैं, फिर उसको पोलियो के कतरे पिलाते रहते हैं, मीजल्स है उसके साथ भी पोलियो के कतरे, यानी उसकी जो रिपीटेड होते रहते हैं। फिर उसके बाद जो घरों पे जाके टीमें जा रही हैं उनसे कोऑपरेट करना चाहिए और लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि भाई इसको, अच्छा अगर पोलियो किसी एरिया में हो जाता है तो वो एक बच्चा जो है उसके, अच्छा ये ओरोफिकल रूट से होता है, ये ओरोफिकल रूट ये है कि स्टूल से, बच्चे का जो स्टूल होता है जिसको पोलियो होता है उससे ये पोलियो फैलता है। तो उसमें जो है ऐसे बच्चा अगर किसी एरिया में किसी जगह ये पोलियो हो जाता है तो हम उसको
उस एरिया में तकरीबन 500 बच्चों को रीवैक्सीनेट करते हैं, यानी दोबारा से पोलियो के कतरे उसको पिलाते हैं। और उसका जो ड्रेनेज सिस्टम जो है और दूसरे जो सिस्टम है वो उसको कंट्रोल करना है और हाइजीन उसकी बेहतर करनी है उसकी। लेकिन मेन ये वैक्सीनेशन है। अभी वो कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर वैक्सीन लगा देंगे उसको पोलियो के, अब तो पोलियो के वैक्सीन भी आती है, दोनों सूरत में आती है। सेबीन आती है, वो मस्कुलर, इसमें इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, और पोलियो के ड्रॉप आते हैं, वो आपने कतरों में मिलाने हैं उसको। हमारे साथ डॉक्टर खालिद जमील साहब मौजूद थे और उन्होंने वैक्सीन के हवाले से बात की, पोलियो के हवाले से बात की कि टीम के साथ हमें ताउन करना चाहिए। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ और ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हम अपने डॉक्टर हज़रात से एक बार फिर गुफ्तगू करेंगे। असल फ्री मेडिकल कैंप का जो बुनियादी तौर पर तो तमाम जो पेशेंट्स आएंगे उनका फ्री चेकअप होगा। जो कंसल्टेंट जो डॉक्टर्स हैं वो भी तमाम लोगों को फ्री चेक करेंगे और फ्री मशवरे भी देंगे। इसके अलावा जो मुस्तहिक अफराद होंगे जिन जो दवा अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें दवाएं भी दी जाएंगी। लेबॉर्ट्री की तरफ से जो है ब्लड शुगर चेक होगा। BMD टेस्ट जो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट होता है, जैसे हड्डियों के अमराज हम देख रहे हैं, लोग बहुत छोटी सी उम्र में आज हम मस्जिदों में देखते हैं लोग कुर्सियों में बैठकर नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो उस हवाले से BMD टेस्ट की बहुत बड़ी हैसियत है कि आज हम क्यों जोड़ों के अमराज में और इस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं, वो टेस्ट भी यहाँ फ्री होगा। ये ख़ास तौर पर हमारी हाईलाइट है कि लोग इस चीज़ को समझें और इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। हमारी जो फार्मेसी है उस पर ही लोग ये शिकायत करते हैं दवाएँ बहुत महंगी मिल रही, सब कुछ है, तो वो दवाएँ भी करीब होलसेल रेट पर जो है उन्हें दस्तयाब होंगी और बहुत जो तमाम स्टोरों के मुकाबले में यहाँ 12.5% में डिस्काउंट दिया जा रहा है। और बहुत ही जो जैसे कि दवाओं के लिए शिकायत होती है वो शॉर्ट एक्सपायरी लोग दवाएं दे देते हैं या इस किस्म की दवाएं, या तमाम रजिस्टर्ड दवाएं मौजूद हैं और बहुत अच्छा स्टॉक मौजूद है। 12.5% जो है डिस्काउंट के साथ ये दवाएँ मौजूद होंगी। और यह ज़बरदस्त लेबोरेटरी भी बनाई गई है, इमरजेंसी वार्ड भी बनाए गए हैं और इस वक्त हमारे साथ सारे माहिर डॉक्टर मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी मौजूद हैं। इनके अलावा यहाँ इस क्लिनिक के अंदर तमाम आने वालों को ज़बरदस्त सहूलत दी जाएगी और यकीनी तौर पर यहाँ फ्री कैंप भी लगाया जा रहा है 4 तारीख को। तो इसका मतलब ये है कि इस इलाके के लोग बड़े खुशनसीब है कि दी क्लिनिक 24/7 की जानिब से जो है वो एक फ्री कैंप भी लगाया जाएगा। इस वक्त हम चलते हैं ये इमरजेंसी वार्ड जो तैयार किया गया है और उसमें यहाँ बेड लगे हैं और हमारे साथ डॉक्टर आज़ाद भी हैं, तो इनसे भी ज़बरदस्त बातें करेंगे और यकीन तौर पर ये इस वार्ड के मुतालिक बताएंगे। हमारे साथ जो जितने भी डॉक्टर्स मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नसीर साहब भी मौजूद है, डॉक्टर नासिर साहब भी मौजूद है, डॉक्टर खालिद जमील साहब भी मौजूद है और यकीन तौर पर जो हमारे डॉक्टर्स अमरीका से आए डॉक्टर मुनीर फासवाला भी मौजूद है। ये तमाम लोग इस वक्त इमरजेंसी जो वार्ड बनाया गया बड़ा खूबसूरत है और बड़ी ज़बरदस्त इसमें बेड लगाए गए हैं। तो इसी हवाले से हमारी कुछ बात होती है डॉक्टर से। तो पहले हम डॉक्टर नसीर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नासिर साहब मौजूद हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आज जहाँ बड़ा इमरजेंसी एक वार्ड बनाया और बड़ी खूबसूरत बेड भी लगाया, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? हमने ये इसलिए कि यहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ मिले, तीनों बेड पर हमने ये मॉनिटर लगाए जिसमें हम BP वगैरह सब जैसे पहले देखते थे ऐसा नहीं है, सब ये बताएगा, पल्स भी बताएगा, हर चीज़ बताएगा,
कितना मतलब ऑक्सीजन मतलब इनहेल कर रहा है नहीं कर रहा, ये सब चीज़ बताएगा। हम तीनों बेड पे लगाया है और बड़ा साफ सुथरा हमने रखा है। बेड भी हमने स्पेशल लगाए ताकि हमारे पेशेंट जो है वो सफ़र ना करें। फौरी तौर पर इस स्टाफ जो है लगा देगा, पता लग जाएगा, हम फ़ौरन देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ इमरजेंसी इसलिए ये इतनी बनाई है, यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट हो, यहाँ हम दे सकें, फैसिलिटीज दे सकें, इसलिए यहाँ हमने इतना मेहनत की है। हमारे साथ डॉक्टर नासिर साहब मौजूद है और हमारे साथ एक और भी डॉक्टर जो अमेरिका से आए, उन्होंने 18 साल वहाँ अपनी फ्राइज अंजाम दी और इस वक्त दी क्लिनिक 24/7 में मौजूद है जो इमरजेंसी ये वार्ड है। तो इसमें हम डॉक्टर मुनीर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये एक इमरजेंसी वार्ड बनाया, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा बनाया है। इमरजेंसी जो रूम होता है ना, वो किसी भी जगह की बैकबोन होता है और ये इलाके के लिए बहुत ही खुशाइंद बात है कि इंतहाई माकूल तरीके से हर चीज़ का इलाज यहाँ हो जाएगा। हर बात पे इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। जितनी भी इमरजेंसीज हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, अनस्टेबल एंजाइना, इसको हम मैनेज करके आगे भेज सकते हैं और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को भी एक हद तक मैनेज कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं। निमोनिया हुआ, रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ, COPD हुआ, ऑक्सीजन देखें यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड है, मॉनिटर स्टेट ऑफ द आर्ट लगे हुए हैं, तो बहुत ही इससे मैनेज। हम फिर इसके बाद हम सारा एक सिस्टम बनाएंगे कि हर किस्म के इंजेक्शन से अवेलेबल हो, हर किस्म की इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हम एक माहौल बना सके और मरीज को बहुत ही फैसिलिटेट कर सके, जिससे मरीज का भी लाखों रुपए की बचत होगी। हमारे साथ डॉक्टर मुनीर साहब मौजूद थे और एक और डॉक्टर थे, इनसे भी मालूम करेंगे। डॉक्टर खालिद जमील साहब, यकीन तौर पर ये भी इमरजेंसी जो वार्ड है और ये मौजूद है और ये भी एक डॉक्टर थे, तो इनके पास भी कई इमरजेंसी से वो केसेस आते हैं, तो यकीन तौर पर ये इस बारे में कुछ बताएंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आज ये एक दी क्लिनिक 24/7 जो कि ये मौजूद है इमरजेंसी वार्ड, आप यहाँ मौजूद है, तो यहाँ का माहौल कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं कराची में कई हॉस्पिटल में काम कर चुका हूँ, जो बड़े बड़े लीडिंग हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जिनका नाम है, उसकी इमरजेंसी भी ऐसी नहीं देखी मैंने। एक बात है। दूसरे ये है कि वहाँ पर ना बदनिज़ामी बहुत है कि कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, पेशेंट के कोई केयर नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है, तो कोई कुछ नहीं जिम रहे। यहाँ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। यहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर भी है, BP है, प्लटर्स, ये वो, बेड्स इतने कंफर्टेबल। मैंने इमरजेंसी में बड़े बड़े हॉस्पिटल में मैंने काम किया हुआ है, तो उसमें मैंने ऐसे नहीं देखे। और उसमें यह कि ये हमारा इस एरिया में इस टाइप का कोई इमरजेंसी सेंटर है भी नहीं। यहाँ से इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो जाएगा। इमरजेंसी में 80% ट्रीटमेंट अगर सही मिल रहा है तो मरीज़ बच जाता है, उसको फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रोंकियल अस्थमा किसी को है, यहीं पर उसका हमने पल्स ऑक्सीमीटर से उसकी ऑक्सीजन देख ली, ऑक्सीजन लगा दिया, उसको नेबुलाइज करना तो नेबुलाइज कर दिया हमने उसको, और फिर वो सेटल हो जाएगा। वरना सिर्फ 3 मिनट अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो एक्सपायर हो जाता है। हमारे साथ डॉक्टर खालिद जमील साहब मौजूद थे और हम एक और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मौजूद है और यकीनी तौर पर डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब जो है, ये भी एक बड़े माहिर डॉक्टर है और यकीनी तौर पर इनको मीडिया के प्रोग्रामों में बैठने का भी बड़ा तजुर्बा है, क्योंकि ये डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स का काम होता है कि मरीजों को भी देखना, मीडिया को जवाब भी देना और यकीन किसी बीमारी पर काबू पाना। मगर ये इमरजेंसी वार्ड है जो दी क्लिनिक 24/7 की जानिब से बनाया गया और इसका इफ्तिताह 4 तारीख को है और 4 तारीख को यहाँ की आवाम को एक खुशखबरी मिलने जा रही है कि यहाँ फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया जा रहा है। तो क्यों ना हम डॉक्टर साहब से भी कुछ बात करें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आज ये इमरजेंसी वार्ड है और आपने देखा कितना खूबसूरत तरीके से साफ सुथरा माहौल है, तो यहाँ आने वालों को एक बड़ी फैसिलिटी मिलेगी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? असल में किसी भी जो चीज़ होती है उसका असल मकसद होता है कि जिस मकसद के लिए बनाई गई है क्या उस मकसद की वहाँ तकमील हो सकती है कि नहीं हो सकती। इमरजेंसी का मकसद है कि एक तकलीफ़ में किसी शख्स का वहाँ पहुँचना, एक इंसान को चाहे दिल का अटैक हो या कोई GI का सिम्टम हो या बुखार हो, वो एक तकलीफ़ लेकर इमरजेंसी में आता है। इमरजेंसी उसके रुख का तयन करती है कि इमरजेंसी में उसकी ट्रीटमेंट हो सके, कि इस वक्त बेस लाइन ऐसी ट्रीटमेंट उसे क्या देनी है कि जिससे वो सर्वाइव करके सही ट्रीटमेंट कर गामजन हो जाए। तो उसके लिए अगर मिसाल के यहाँ कोई पाबंदी नहीं हो सकती कि दिल का मरीज़ नहीं आ सकता, एक अटैक के साथ ही पेशेंट आ सकता है। तो आमतौर पे ऐसी इमरजेंसियाँ नहीं होती जहाँ मॉनिटर हो, ऑक्सीजन सप्लाई हो, सेंट्रल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो। ऐसे छोटे मोटे सेंटर्स में आमतौर पे ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन इस चीज़ का यहाँ ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है कि किसी किस्म का भी मरीज़ आ जाए उसे बेस लाइन ट्रीटमेंट
यानी इमरजेंसी का मकसद बेस लाइन कि उसे बुनियादी तौर पर उसके सर्वाइवल को जो है ना यकीनी बनाया जाए और फिर उसके रुख का तयन करके उसे प्रॉपर जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। तो वो तमाम तर चीज़ें यहाँ मौजूद हैं और हम समझते हैं कि इलाके के लिहाज से, क्योंकि इमरजेंसी मतलब बिल्कुल करीब के लोगों का आ जाना, तो इलाके के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मैं समझता हूँ कि क्लिनिक 24/7 एक बहुत मुस्बत पैगाम है इलाके के लोगों के लिए कि ये क्लिनिक आप लोगों के लिए एक नेमत है और यकीनन इसके लिए उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जिन लोगों को इसके बारे में अभी तक नहीं पता, ये जो है सीना दर सीना जो है ये पैगाम दूसरे लोगों तक जाना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब मौजूद थे और यकीनी तौर पर एक लेबोरेटरी का भी यहाँ क्याम किया गया है। हम वहाँ भी चलेंगे, वहाँ भी कुछ बातें होंगी। हमारे साथ डॉक्टर नासिर साहब जो कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो उनसे वही लेबोरेटरी के अंदर उनकी लेबोरेटरी भी दिखाएंगे और लेबोरेटरी के अंदर जो चीज़ रखी जाएगी, वहाँ लेबोरेटरी के अंदर जो केसेज आएंगे, जो रिपोर्टें होंगी, तो यकीनी तौर पर हम वहाँ भी हमारे साथ ये डॉक्टर हजरात का एक बड़ा पैनल है और ये डॉक्टर हजरात भी हमारे साथ हैं। ये बड़े अपने पेशे के साथ मुखलिस होते हैं, इंसानी जानें बचाते हैं और यकीनी तौर पर जहाँ डॉक्टर्स होगा तो वहाँ इंसानी जानें बचाने का एक बड़ा अच्छा इक़दाम होता है। तो हमारे पास ये लेबोरेटरी का भी जो बनाई गई है वो लेबोरेटरी सकते हैं और वहाँ पर भी जो एक डॉक्टर नासिर साहब है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। साहब जी लेबोरेटरी बनाई गई है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये हमने ये एक ऐसी लेबोरेटरी से हमारा कंसल्ट है जो वाकई नंबर 1 मानी जाती है, डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी। उन्हीं को हमने ये दिया है, उन्हीं को लोग यहाँ से टेस्ट करेंगे, वही सब कुछ करेंगे। और यही नहीं, हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड भी होगा, सब चीज़ें माशाल्लाह है, अल्ट्रासाउंड होगा, ये लैब यहाँ होगा, ECG वगैरह का भी सब इंतजाम है, ऑक्सीजन का सब चीज़। यहाँ हम फैसिलिटी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के आवाम को फैसिलिटी पहुँचे, सिर्फ यहाँ के आवाम के लिए हमने तमाम चीज़, ताकि इनको भागना ना पड़े कि वहाँ से अल्ट्रासाउंड कराओ, वहाँ से ECG कराओ, यहाँ सब चीज़ अवेलेबल है। यहाँ आने वाली आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा? कुछ जो कहा जाता है कि अल्ट्रासाउंड के इतनी फीस है, वो फीस है, तो क्या यहाँ कुछ कमी होगी? फीस यहाँ जो मुतवस्सित तबका रहता है, थोड़ा और लोअर, उसमें हमने यहाँ मुनासिब फीस रखी है ताकि ये गरीब भी बर्दाश्त कर सके और जो यहाँ का मुतवस्सित तबका है वो भी बर्दाश्त कर सके। हमने ज़्यादा फीस नहीं रखी। इसी तरह हमारे कंसल्टेंट की भी ज़्यादा फीस नहीं है, हज़ारों में नहीं रखी है फीस हमने, हम बहुत कम फीस रखी है उनकी भी, ताकि लोग यहाँ आ सकें, अपना इलाज करा सकें, बिल्कुल बड़े आराम। और फिर हम फैसिलिटी देंगे, जो बेचारे नहीं ऐसे हैं जो नहीं करा सकते उनको बिल्कुल हम फैसिलिटेट करेंगे यहाँ से। हमारे साथ डॉक्टर नासिर साहब मौजूद थे, उनका यही कहना था कि इस लेबोरेटरी के अंदर आने वालों को बड़ा जो है वो रिलीफ दिया जाएगा और यहाँ पर यकीनी तौर पर 4 सितंबर को जो कैंप लग रहा है उसमें यहाँ की आवाम को आना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि 4 सितंबर को दी क्लिनिक 24/7 जो क्लिनिक का यहाँ जो है बाकायदा एक इतना तकरीबन इस क्लिनिक में तमाम माहिर डॉक्टर्स होंगे और फौरी तौर पर इमरजेंसी जो वार्ड बनाया गया है वहाँ से इतनी भी इमदाद भी दी जाएगी और जो आने वाले जो यहाँ मरीज होंगे उनको भी यकीनी तौर पर फायदा पहुँचेगा। आइंदा प्रोग्राम के लिए रफीक अंसारी एक बार फिर हाजिर होगा, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।